दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तानी सेना के उकसावे का बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कई चौकियों समेत मॉनिटरिंग टावर को किया ध्वस्त। जी हम बात कर रहे हैं कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीज फायर का उल्लंघन और उकसावे का मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया और आरसपुरा सेक्टरों में पाकिस्तानी चौकियों और सीमा पर बना मॉनिटरिंग टावर ध्वस्त हो गया है। पाकिस्तान रेंजर्स ने 2021 के बाद से पहला बड़ा संघर्ष विराम उल्लंघन कर गुरुवार रात आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया इलाके में गोलीबारी की, जो लगभग 7 घंटे तक चली। और इस गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान और एक महिला घायल हो गई हैं, और जिसके जवाब में बीएसएफ ने पाकिस्तानी सेना के उकसावे का जवाब दिया है। अग्निवीर की नौकरी छोड़ यूक्रेन में जान गंवा रहे गोरखा सैनिक, पैसा छोड़ो लाश तक नहीं आ पा रही नेपाल। जी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय सेना के अग्निवीर की नौकरी छोड़ रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे हैं। नेपाल के गोरखा सैनिक बड़ी तादाद में अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने देश में 2 गज जमीन तक नहीं मिल पा रही है। गोरखा सैनिकों कई दशकों से भारतीय सेना की शान रहे हैं और अपनी वीरता की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। नेपाल में अवसरों की कमी और भारतीय सेना के अग्निवीर की नौकरी को ठुकराइए गोरखा सैनिक अब बड़ी तादाद में रूस की सेना की ओर से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। और इस बीच कई महीने की जंग के बाद अब उन्हें युद्ध के मोर्चे से हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें लड़ाई लड़ना नहीं आता है। और यही नहीं, उन्हें जिस पैसे का लालच दिया गया था वो भी नहीं मिल पा रहा है। और यही नहीं, युद्ध में मारे जाने के बाद उनका शव तक नेपाल नहीं आ पा रहा है और उन्हें विदेशी जमीन पर ही दफन किया जा रहा है। यूरेशिया टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में परिवार वाले अपने बच्चों की लाश को रूस से वापस मांगने के लिए परेशान हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। और रूसी सेना ने काठमांडू में रहने वाली शांता को बताया कि उनके भाई की युद्ध में मौत हो गई है और उन्हें वहीं पर दफना दिया गया है। शांता चाहती थी कि उनके भाई का शव रूस से वापस लाया जाए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। पीएम मोदी ने रद्द किया मिजोरम दौरा, अमित शाह संभालेंगे कमान। जानिए बड़े निर्णय की वजह। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्य मिजोरम की अपनी यात्रा रद्द कर दी है और पीएम के इस बड़े निर्णय के बाद राज्य में चुनावी अभियान की कमान अमित शाह संभालेंगे। मिजोरम भाजपा के मीडिया संयोजक जानी लालथनपुइया ने एक बयान में कहा है कि अगले हफ्ते सोमवार 30 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता राज्य का दौरा करने वाले हैं, जो राज्य के दक्षिणी हिस्से में चुनावी अभियान को धार देंगे। और मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और इसके लिए राजनीतिक दलों का चुनावी अभियान तेज हो गया है। राज्य भाजपा के मीडिया संयोजक जॉनी लालथनपुइया ने कहा है कि एक अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को पूर्वोत्तर राज्य में प्रचार करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि शाह अमित और राज्य के दक्षिणी हिस्से का दौरा करेंगे। और इस बीच बीजेपी की एक बड़ी रैली रद्द हुई। दरअसल पीएम मोदी की मिजोरम में चुनावी रैली होनी थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इसे रद्द कर दिया है। फिलिस्तीन समर्थक रैली में पहुंचकर मुस्लिम लीग और बीजेपी दोनों के निशाने पर क्यों आए शशि थरूर। जी हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित एक रैली में शामिल होकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और बीजेपी दोनों के निशाने पर हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने उनकी आलोचना ठीक विपरीत वजहों से की है। बीजेपी ने शुक्रवार को शशि थरूर को इसलिए निशाने पर लिया है क्योंकि वे कोझिकोड में मुस्लिम लीग की ओर से फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित रैली में शामिल हुए थे। भाजपा इस रैली को हमास के समर्थन में आयोजित रैली बता रही है।
पाकिस्तान और ईरान अफगान शरणार्थियों का जीना किया मुहाल। जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान और ईरान में रह रहे अफगान शरणार्थियों की जिंदगी नरक बनी हुई है। पाकिस्तान और ईरान के शासक अफगानियों को अपने देश से जबरन निकाल रहे हैं और अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार उन्हें लेने को तैयार नहीं है। खासकर उन अफगानियों के लिए कोई ठिकाना नहीं है जिनके पास अपना कोई पहचान पत्र नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या 5 लाख से अधिक है। एक तरफ पाकिस्तान अरबों डॉलर अफगान शरणार्थियों को पालने के नाम पर ले रहा है और दूसरी तरफ गरीब अफगानियों पर जुल्म भी कर रहा है। पाकिस्तान ने ये पहले ही घोषणा कर दी है कि 31 अक्टूबर तक सभी गैर पंजीकृत शरणार्थियों को वह देश से निकाल देगा। मिस्र के राष्ट्रपति की पीएम मोदी से फोन पर बात। इजराइल हमास जंग के मुद्दे पर हुई अहम चर्चा। जी आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से जारी इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग अभी तक कम नहीं हुई है और इस युद्ध का असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने इजराइल हमास जंग पर चर्चा की। इजराइल और हमास की जंग के बीच शनिवार 28 अक्टूबर को मिस्र के राष्ट्रपति ने जानकारी दी है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई है। मिस्र के राष्ट्रपति पद के प्रवक्ता ने फेसबुक पर पोस्ट किया जिसमें लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियानों के अपडेट और नागरिक जीवन पर इसके विनाशकारी प्रभावों के लिए जारी वृद्धि के खतरे पर विचारों का आदान प्रदान किया और ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। महुआ मोइत्रा ने माना हीरा नंदानी के पास था उनका लॉगिन पासवर्ड। कहा झारखंडी पिटबुल मुझे खत्म नहीं कर सकता। जी आपको बता दें कि कैश फॉर क्वेरी केस में तृणमूल कांग्रेस लोकसभा सांसद टीएमसी महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि आरोप को कोई भी लगा सकता है लेकिन उसको साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा शिकायतकर्ता की होती है। महुआ मोइत्रा ने माना कि उन्होंने अपना सांसद लॉगिन और पासवर्ड कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को दिया था क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कौन लॉगिन कर सकता है और कौन नहीं और कोई भी सांसद खुद सवाल नहीं पूछता है। लॉगिन और पासवर्ड उनकी टीम के पास रहते हैं। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लॉगिन और पासवर्ड से सिर्फ लॉगिन नहीं होता, उसके लिए एक ओटीपी आता है और ये केवल मेरे फोन पर आता है। ये दर्शन हीरानंदानी के फोन पर नहीं जाता है। जब मैं ओटीपी देती हूँ तभी प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। दिल्ली और नोएडा की हवा भी हुई खराब। 286 पर पहुंचा AQI। जी हम बात करें कि सर्दियों के शुरू होते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा और भी खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शनिवार 28 अक्टूबर को दर्ज की गई है सफर इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी 286 AQI के साथ खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और दोस्तों दिल्ली के साथ साथ नोएडा में वायु गुणवत्ता 255 AQI के साथ खराब और श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली और नोएडा से गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता बेहतर है। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता 200 AQI के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है। केरल में वर्चुअल रैली में शामिल हुआ हमास नेता और बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंको के लगाए नारे। जी हम बात करें कि इजराइल और हमास में भीषण युद्ध जारी है और इस बीच केरल के मल्लपुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली गई और इस रैली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां हमास नेता खालिद मशेल भी इसमें वर्चुअली शामिल हुआ और इसके बाद रैली में हिंदू विरोधी नारे भी लगे और अब मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने भी आयोजनकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास नेता खालिद मशेल ने शुक्रवार को मल्लपुरम में सॉलिडेरिटी युवा आंदोलन द्वारा आयोजित युवा प्रतिरोध रैली में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया और साथ ही लोगों को संबोधित किया और इस दौरान रैली में बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको के नारे लगे। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे।
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या मस्जिद का बताया नया डिजाइन, पीएम मोदी को बुलाने से भी इनकार। जी आपको बता दें कि बोर्ड ने पुराने वास्तुशिल्प डिजाइनों की जगह नई भव्य मस्जिद की बात की गई है और ये मस्जिद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवंटित 5 एकड़ भूमि पर बनेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस बीच खबर यह भी सामने आई है कि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में ही धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद की नींव रखे। हालांकि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने UPSDWB ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। किसी मस्जिद के लिए भूमि पूजन या शिलान्यास समारोह की अवधारणा और उनका ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। इसके अलावा बोर्ड ने पुराने वास्तुशिल्प डिजाइनों की जगह नई भव्य मस्जिद की बात भी कही है और यह मस्जिद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवंटित 5 एकड़ भूमि पर बनेगी। सस्ते प्याज के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, निर्यात से जुड़ा बड़ा बयान। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने सस्ते प्याज के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर $800 प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस न्यूनतम निर्यात मूल्य या MEP लगा दिया है और ये इस साल 31 दिसंबर तक के लिए लगाया गया है। केंद्र सरकार ने ये कदम घरेलू मार्केट में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतें काबू में रखने के लिए उठाया है। पिछले कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में तेज उछाल आया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।